जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल मीन्स अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ITCZ क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको एक, यहाँ बीच से होकर कौन सी लाइन जा रही है? ये है भूमध्य रेखा। यहाँ आपको दो रेखाएं दिख रही होंगी, दिख रही हैं यहाँ दो रेखाएं। ये वही क्षेत्र है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? मैं फिर से बना देता, देखिए आप, ये देखिए आपको दो लाइन दिख रही हैं कि नहीं? ये दो लाइन नीचे दिख रही हैं, दो लाइन ऊपर दिख रही हैं। देख पा रहे हैं ये दो लाइन? हाँ, ये कौन सा क्षेत्र है? ये डोलड्रम है। कल बताया था आपको 5 डिग्री ऊपर नीचे डोलड्रम। ये देखिए, ये कौन सा क्षेत्र है? ये ऊपर का क्षेत्र क्या बताया था आपको? उपोष्णकटिबंधीय 30 से 35 के बीच में, यही बताया था, 30 से 35 के बीच में। और यहाँ नीचे की ओर भी उपोष्णकटिबंधीय 30 से 35 के बीच में। इसमें आपको ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लो, ये इन्होंने यहाँ कर्क और मकर रेखा लिख दी है, अपन यही मान लेते हैं 30 से 35 के बीच का क्षेत्र था। कल हमने जब पढ़ा था तो ये देखा था कि व्यापारिक हवाएं किस तरह से चल रही थी, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, ऐसी चल रही थी व्यापारिक हवाएं। कल यही पढ़ा था ना। व्यापारिक हवाएं इस क्षेत्र से इक्वेटर की ओर आती हैं, क्योंकि इक्वेटर से उठने वाली हवाओं का अवतलन होता है, वो धंसती हैं कहाँ? इस क्षेत्र में, 30-35 डिग्री वाले क्षेत्र में धंसती हैं। और वहाँ की जो हवाएं होती हैं गर्म, उनको धक्का मारती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो इधर और इधर दो तरफ चली जाती हैं। ऊपर जाती हैं तो उनको वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं कहते हैं, नीचे की ओर आती हैं उन्हें ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं कहते हैं। यही पढ़ा था ना कल हमने। ये कंडीशन आइडियल है। ये तब है जब सूर्य इक्वेटर पर सीधा चमक रहा हो, उस कंडीशन में ये आइडियल दशा बनती है। लेकिन जब सूर्य इक्वेटर से ऊपर की ओर चलता है, यानी 21 मार्च के बाद सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में ऊपर उठता है पृथ्वी के सापेक्ष, कहां तक जाएगा? कर्क रेखा तक। तो 3 महीने लगेंगे उसको, 21 जून तक वो कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंच जाएगा। तो 21 मार्च से 21 जून को यहां आ जाएगा। तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये वाला जो क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास वाला 5 डिग्री ऊपर और नीचे, ये भी शिफ्ट करता है। सूर्य के साथ साथ शिफ्टिंग होती है। जो प्रेशर बेल्ट पृथ्वी पर हमने पढ़े थे, पृथ्वी पर हमने जो प्रेशर बेल्ट पढ़े थे, एक प्रेशर बेल्ट ये था, एक प्रेशर बेल्ट ये था, ऐसे प्रेशर बेल्ट पढ़े थे कल हमने। ठीक है, प्रेशर बेल्ट कितने पढ़े? इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, यही पढ़े थे ना। ये जो बेल्ट हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था, 0 से कितना ऊपर नीचे? 5 ऊपर और 5 नीचे, यही पढ़ा था। ये 30 से 35, ये 60 से 65, ठीक। और ये फिर ऊपर ये कहाँ गए? ये 90 के आसपास आ गए। ठीक है, क्लियर? 90 to 80 मान लो, ऐसा मान लो, इस बीच में हाई प्रेशर हो गया। इस तरह से पढ़े थे। ये कंडीशन उस दशा में है जब सूर्य सीधा
कहाँ शाइन कर रहा है? इक्वेटर पर। लेकिन जब सूर्य ऊपर की ओर चलता है, उत्तरी गोलार्ध में चलता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रेशर बेल्ट भी ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं। तो ये प्रेशर बेल्ट, सीधी सी बात है, सूर्य जहां जाएगा इस प्रेशर बेल्ट को अपने साथ लेकर चलेगा। कौन से? इक्वेटर वाले। इसे एक शब्द दिया जा रहा है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके नीचे ये जो प्रेशर बेल्ट है सब ट्रॉपिकल वाला, नीचे भी सब ट्रॉपिकल है, ऊपर भी सब ट्रॉपिकल है। ऊपर के सब ट्रॉपिकल से हवाएं कहाँ चल रही हैं? ऊपर के सब ट्रॉपिकल से हवाएं ये चल रही हैं, नीचे के सब ट्रॉपिकल से ये व्यापारिक हवाएं जा रही हैं। ये दोनों व्यापारिक हवाएं इस क्षेत्र में आके मिल जाती हैं। दो हवाओं का मिलन होता है यानी अभिसरण होता है, उसे ही कन्वर्जेंस कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है हवाओं का मिलना। तो जिस स्थान पर हवाएं मिलती हैं, ऊपर से आने वाली व्यापारिक हवाएं नीचे से आने वाली व्यापारिक हवाओं से इस स्थान पर मिलती हैं, इसलिए इसे कन्वर्जेंट जोन कहते हैं। शब्द दिया इंटर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के अंदर एक इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल शब्द बोल रहे हैं ना, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है। ट्रॉपिकल क्षेत्र वो है जो पूरा गर्म क्षेत्र है, ये पूरा ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल के अंदर चलने वाली व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से जिस स्थान पर मिलती हैं उसे कहते हैं ITCZ। तो ये है ITCZ, ITCZ ये है, डोल ड्रम वाले स्थान को ITCZ कहते हैं। बस ऐसे याद रखेंगे अब आप। अब क्या होगा जब सूर्य यहां पहुंच जाएगा, जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठेगा कर्क रेखा की ओर जाएगा, वैसे वैसे ITCZ खिसकेगा, क्योंकि सूर्य के साथ साथ चलता है। ITCZ में खिसकाव होगा ऊपर की तरफ। अब ये कैसे खिसकेगा ये आपके सामने दिया हुआ है। ऊपर वाली जो लाइन है, ये लाइन बता रही है कि जुलाई के महीने में ITCZ इस तरह से खिसकता है। अब एक बात आप सोचिए, पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हैं और समुद्री क्षेत्र उतने गर्म नहीं होते। तो ITCZ का खिसकाव समुद्री क्षेत्र में कम, पार्थिव क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा गर्म होंगे वहाँ ज़्यादा होगा। तो ये जो दशा देख रहे हैं आप, इधर ये समुद्री एरिया है, पूरा ये समुद्र है, तो समुद्र में खिसकाव कम। और जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ निर्मित होंगी, नमस्कार भाई साहब। हाँ हाँ, बस मैं ऑफिस निकलता हूँ थोड़ी देर में, तो आप आ जाना 11 बजे के बाद। 11 बजे आ जाऊँ? हाँ 11 के बाद ही आना, 11:15 तक। ठीक, ओके। मैं वहाँ गेट पे आप पहुँच जाओ, जब मेरे को रिंग कर देना तो मैं वो फ़ोन लगा दूँगा। ओ हाँ हाँ वही है, वही। ओ पूछ लेना वहाँ अंदर आके। ओके ओके। तो ये हमने देखा कि जून और जुलाई इसी महीनों में सबसे ज़्यादा ITCZ ऊपर की ओर होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आएगा वैसे वैसे ITCZ ऊपर आएगा। जून के महीने में सूर्य अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करेगा ऊपर की तरफ कर्क रेखा पर, लेकिन ITCZ जून के बाद भी ऊपर की ओर खिसकता चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य जब अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो वहाँ गर्मी अपने चरम पर होती है। याद रखेंगे, जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचेगा तो कर्क रेखा पर पहुंचते ही वहां एकदम से गर्मी नहीं हो जाएगी, फिर वहां कितने समय तक वो टिकता है, उससे उस क्षेत्र में गर्मी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। भले 21 जून के बाद सूर्य खिसकना शुरू करता है नीचे की तरफ, लेकिन बहुत धीमी गति से नीचे आता है, तब तक वहाँ क्षेत्र बहुत ज़्यादा तपन होना शुरू हो जाती है। तो 21 जून के बाद से लेकर जुलाई के महीने तक सूर्य की गर्मी उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा होती है। उस दौरान ITCZ खिसकते हुए देखिए आप, जहाँ जहाँ आप पार्थिव क्षेत्र देख रहे होंगे, टेरेस्ट्रियल, जहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं यानी महाद्वीप हैं, वहाँ पर ITCZ में खिसकाव ऊपर की ओर ज़्यादा है, और जहाँ समुद्र आ जाते हैं वहाँ खिसकाव कम होता है। तो आप देखिए ITCZ समुद्री क्षेत्रों में बहुत कम खिसकता है, लेकिन जैसे अफ्रीका में हमने प्रवेश किया तो ITCZ ऊपर की ओर खिसक गया ज़्यादा।
इंडिया में गए तो और ऊपर आ गया, और चाइना में गए तो सबसे ऊपर आ गया। तो ये परीक्षा के लिए प्रश्न है कि ITCZ अधिकतम किस महीने में, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम किस महीने में और कहाँ सबसे ज़्यादा खिसकता है, कितने डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ITCZ मैक्सिमम 25 डिग्री तक होता है चाइना में जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में ITCZ की शिफ्टिंग चाइना में सबसे ज़्यादा होती है और जुलाई के महीने में होती है। मैक्सिमम शिफ्टिंग कितने डिग्री तक हो सकती है ITCZ की? 25 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में यही चीज़ कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ। ये कब देखने को मिलेगा? जैसे यहाँ जून में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर था, मैक्सिमम शिफ्टिंग कब मिली? अगले महीने जुलाई में। इसी तरह से जून मकर रेखा पर सूर्य कब होता है? 22 दिसंबर को। तो मैक्सिमम शिफ्टिंग उसके एक महीने बाद यानी जनवरी में देखने को मिलेगी। तो जनवरी में ITCZ की मैक्सिमम शिफ्टिंग होती है नीचे की तरफ, देखिए आप। और सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम शिफ्टिंग है जनवरी के महीने में। दक्षिणी गोलार्ध में मैक्सिमम शिफ्टिंग होती है और वो है 20 डिग्री। ITCZ की मैक्सिमम शिफ्टिंग उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में चाइना में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग देखने को मिलती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में मैक्सिमम समुद्र ही तो हैं। लेकिन देखो यहाँ दक्षिण अमेरिका से होकर जब ITCZ गुजरा तो देखिए शिफ्टिंग बढ़ गई, समुद्री क्षेत्र में आया तो फिर घट गई, फिर अफ्रीका में आया फिर बढ़ गई, आगे की ओर समुद्र में प्रशांत महासागर में गया फिर घट गई, और ऑस्ट्रेलिया में आके मैक्सिमम हो गई। तो ये शिफ्टिंग है क्या? ये एक्चुअली गर्म क्षेत्रों की बात हो रही है। जैसे जैसे सूर्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ गर्म, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उन्हीं भागों में शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो पार्थिव क्षेत्रों में गर्मी होने के कारण ITCZ की शिफ्टिंग मैक्सिमम होती है। तो परीक्षा के लिए प्रश्न बन गया कि ITCZ की मैक्सिमम शिफ्टिंग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होती है? तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में चाइना में और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग होती है। अगर भारत की बात करें तो गंगा यमुना का जो मैदान है, ये गंगा यमुना का मैदान, यहाँ मैक्सिमम शिफ्टिंग है कितनी है? गंगा यमुना के मैदान में मैक्सिमम शिफ्टिंग कितनी? देखिए आप, ये कर्क रेखा जा रही है, देख रहे हैं आप, लगभग वहीं है कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर, 24 साढ़े 24 डिग्री के आसपास है भारत में। भारत में मैक्सिमम शिफ्टिंग 24 साढ़े 24 डिग्री है, जबकि अधिकतम शिफ्टिंग उत्तरी गोलार्ध में चाइना में है 25 डिग्री। तो चाइना और भारत में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल आधा डिग्री का अंतर है। भारत में अधिकतम शिफ्टिंग साढ़े 24 डिग्री तक होती है और यही शिफ्टिंग भारत में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसके लिए यही मेन फैक्टर है जो दक्षिण पश्चिम मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आप देखेंगे कैसे करता है, वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं। ITCZ भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये बात पढ़ने जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो ज्योग्राफी की बहुत सारी फेनोमिना को आप समझ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो ITCZ के बिना नहीं समझी जा सकती। अगर आपसे कोई पूछे कि ITCZ का मतलब क्या होता है तो पहले उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अब कोई पूछे इसका क्या मतलब होता है तो आप कहोगे ट्रॉपिकल रीजन में व्यापारिक हवाएं चलती हैं और ये व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से जहां मिलती हैं, जिस जगह पर मिलती हैं, जहां ये कन्वर्ज होती हैं, वो कन्वर्जेंट जोन कहलाता है। और ये कन्वर्जेंट जोन की शिफ्टिंग होती है ऊपर नीचे, 25 डिग्री अधिकतम ऊपर और 20 डिग्री नीचे। अब आप एक बात सोचिए, अगर ये शिफ्ट होगा, ITCZ यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ जो 30-35 के पास जो हाई प्रेशर जोन बना था वो पट्टी भी ऊपर खिसक जाएगी। सारी पट्टियाँ ऊपर खिसकती चली जाएंगी, ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहेंगी। जब ये पट्टी यहाँ पहुँच जाएगी तो ये पट्टी यहाँ जाएगी, ये पट्टी और ऊपर निकल जाएगी। ऐसे करके इनकी शिफ्टिंग होती है ऊपर की तरफ। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो नीचे की तरफ शिफ्टिंग होती है इनकी। कुल मिला के सूर्य के साथ साथ चलने का प्रयास करती हैं ये पट्टियाँ, ये बेल्ट्स। क्लियर हुआ? तो इनमें शिफ्टिंग होती है। अब जब शिफ्टिंग होगी, कल्पना करो कि व्यापारिक हवाएं जुलाई के महीने में कैसे चलेंगी। व्यापारिक हवाएं कहाँ से चल रही थी? 30-35 से।
अब जो 30-35 वाला इलाका है वो कहाँ पहुँच जाएगा? जो 30-35 पहले यहाँ था, अभी देखो यहाँ 25 डिग्री है, तो 30-35 यहाँ आ जाएगा। तो यहीं से चल रही थी हवाएं नीचे की तरफ। अब जब ये यहाँ पहुँच गया ITCZ, तो 30-35 वाला क्षेत्र यहाँ पहुँच जाएगा। वो जो 30-35 वाला हाई प्रेशर जो बेल्ट है वो यहाँ पहुँच जाएगा खिसक के, सब पोलर और ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे पेटियों में खिसकाव होता है, लगातार ये शिफ्टिंग होती है इनकी, सूर्य के साथ साथ ये ऊपर नीचे पट्टियाँ चलती हैं, मूव करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जो लो प्रेशर जोन है वो सूर्य जहाँ सीधा चमकेगा वहीं तो लो प्रेशर होगा। तो ये जो लो प्रेशर वाला जो जोन है, ये जहाँ हवाओं का कन्वर्जेंस होती है, हवाओं का अभिसरण होता है, मिलती हैं हवाएं, तो ये भाग ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे से आने वाली व्यापारिक हवाएं इक्वेटर को पार कर जाएंगी। क्यों पार कर जाएंगी? क्योंकि नीचे वाली व्यापारिक हवाओं को कहाँ जाके मिलना है? वो तो ITCZ तक चलेंगी। यहाँ ITCZ अभी इस स्थान पे था, तो आकर यहाँ पर ये मिल गई ऊपर वाली व्यापारिक हवाओं से। लेकिन अगर ITCZ की शिफ्टिंग यहाँ से हटकर यहाँ हो जाएगी, अगर ये ITCZ आ गया, तो ये नीचे वाली जो हवाएं हैं ये यहाँ से चलेंगी और इसके बाद आगे कहाँ बढ़ेंगी? अब ये इक्वेटर को पार कर जाएंगी, और जब पार कर जाएंगी तो दक्षिण वाली हवाएं जब इक्वेटर को पार करेंगी तो उनकी डायरेक्शन फिर क्या होगी? जब इस गोलार्ध में पहुंच जाएंगी तो डायरेक्शन क्या होगी? चलने की दिशा के राइट साइड। तो ये हवाएं इस तरह से चल के ऐसी मुड़ जाएंगी। आई बात समझ में? ये हवाएं जो व्यापारिक हवाएं नीचे से आ रही थीं, ये इक्वेटर को पार करके, और अब इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मतलब, और ये डायरेक्शन किसकी हुआ करती थी, याद है आपको? ये डायरेक्शन थी वेस्टर्लीज की। वेस्टर्लीज ऐसी चल रही थी ना, तो देखो वेस्टर्लीज जैसा ही चल रही है कि नहीं चल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में ये हवाएं जब प्रवेश करती हैं आगे की तरफ, तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में जब इक्वेटर को पार करके ऊपर आती हैं तो ये वेस्टर्लीज जैसा व्यवहार करने लगती हैं, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, इसलिए वेस्टर्लीज जैसा व्यवहार करने लगती हैं। तो इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे कि वे व्यापारिक हवाएं जो दक्षिणी गोलार्ध से ऊपर आती हैं गर्मियों के सीजन में, जब ITCZ शिफ्ट होकर ऊपर चला जाता है, कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है, तो ITCZ तक ये हवाएं ऊपर उठती हैं, क्योंकि उनको ITCZ पर अभिसरण करना है ऊपर से आने वाली व्यापारिक हवाओं के साथ। ये दो सगी बहनें हैं, एक दूसरे से मिलना चाहती हैं, और वो कहाँ मिलेंगी? आके ITCZ पर। चूंकि गर्मियों के महीने में ITCZ यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच गया, तो ऊपर से आने वाली जो व्यापारिक हवाएं होंगी, वो ऊपर से आने वाली व्यापारिक हवाएं इस तरह से आएंगी। ऊपर से आने वाली व्यापारिक हवाएं आएंगी, नीचे से आने वाली व्यापारिक हवाएं इक्वेटर को पार करके वो वेस्टर्लीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये वेस्टर्लीज इस तरह से जाएंगे, ऊपर से ये ईस्टर्लीज आएंगी ऊपर से, तो ये दोनों यहाँ आकर मिल जाएंगी। तो जब तक यहाँ मिलेंगी नहीं तब तक ये नीचे वाली हवा चढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसको ITCZ तक पहुँचना है। इसीलिए नीचे वाली हवाएं ITCZ तक पहुँचने के लिए जब इक्वेटर को पार करती हैं, तो पार करते ही समुद्र से पानी को सोखना शुरू करती हैं, और बहुत सारा पानी सोख लेती हैं, और वही जाके जब पानी को आगे बढ़ाते हुए किसी भी महाद्वीप से टकराती हैं तो वहाँ घनघोर वर्षा होती है। उसी का फायदा भारत को होता है जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। अब देखिए भारत में कैसे मानसून आएगा। ITCZ जो इक्वेटर पे था, गंगा यमुना के मैदान में पहुंच चुका है, ठीक है, जुलाई के महीने में यहाँ पहुंच गया। अब जून में थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन अभी भी ITCZ जो यहाँ था वो यहाँ अब जा चुका है। इस दौरान भारत में जब सूर्य ऊपर होगा तो निचले भागों में ठंडक होगी, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम तापमान हिंद महासागर में मेडागास्कर के आसपास यहाँ जनरेट होगा। इस स्थान पर लो टेम्परेचर क्रिएट होगा, ये लो टेम्परेचर वाला क्षेत्र बन जाएगा। जब यहाँ लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर हवाओं का दबाव मैक्सिमम होगा। ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर जोन है, ये सॉरी हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है।
जब सूर्य ऊपर की तरफ है तो नीचे वाले गोलार्ध में सर्दी होगी, और सर्दी होगी तो यहाँ पर प्रेशर हाई होगा। तो और इसी दौरान इंडिया में, राजस्थान में, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, इस भाग में बनेगा लो प्रेशर। थार मरुस्थल में लो प्रेशर है, मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में हाई प्रेशर है। यहाँ लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि ITCZ खिसक के वहाँ पहुँच गया है, यानी सूर्य वहाँ पर पहुँच चुका है, इसलिए सूर्य के अधिक गर्मी को वहाँ के जमीन अधिक गर्मी के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाएगा, हवाएं ऊपर उठेंगी। तो इस लो प्रेशर को ख़त्म करने के लिए हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू करेंगी। तो अब हवाएं यहाँ से चलेंगी ऊपर की तरफ। अब आप देखिए, यहाँ से जब हवाएं ऊपर की ओर चलेंगी तो कैसे चलेंगी? अब ये हवाएं जो नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं, ये ऊपर की ओर आएंगी और कहाँ तक जाएंगी? ITCZ तक। तो इनको जब ऊपर चलना है तो यहाँ से जब ऊपर चलेंगी तो डायरेक्शन क्या रहेगी इनकी? दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलने की दिशा के कहाँ? लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से चलेंगी तो इनकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक। अब ये इक्वेटर को पार करेंगी, और जैसे ही इक्वेटर को पार करेंगी तो क्या होगा? इक्वेटर को पार करके नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में पहुंच जाएंगी, और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में अपने चलने की दिशा के राइट साइड में मुड़ेंगी। तो यहां से ये हवाएं अब राइट साइड में टर्न करेंगी। समझ में आई बात? तो सबसे पहले 1 जून को यही हवा टर्न करके केरल के तट पर पहुंच जाती है, और यहाँ केरल के तट से टकराती है। ये पूरा भारत का क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, तो जब भी कभी ऐसी हवाएं जो नमी युक्त होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वो किसी भी पर्वत से टकराती हैं तो टकरा के ही मॉइस्चर को कंडेंस करके और नीचे गिर जाती हैं, तो वहीं बारिश होती है। कोई भी हवा जिधर टकराएगी वहीं बारिश करेगी। तो ये हवाएं जो नीचे से आ रही थी, अब ये क्या कहलाएंगी? कौन सी हवाएं कहलाएंगी? हिंद महासागर से जब उठी थी तब ये ट्रेड विंड्स थी, और जैसे ही इक्वेटर को पार किया तो इनका नेचर बदल गया। अब ये क्या बन गई? वेस्टर्लीज। कौन सी वेस्टर्लीज? इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं कहलाएंगी। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है, भारत में मानसून से जो वर्षा होती है वो कौन सी हवाएं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मानसून से होने वाली बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल हवाएं कौन सी हैं? तो आप क्या कहोगे? इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं ही भारत में वर्षा लाने का काम करती हैं। भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज भारत में वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। अब ये आगे की ओर बढ़ते हुए 1 जून को केरल के तट पर पहुंची, ऐसे करके 5 जून को और आगे ऊपर पहुंची, 10 जून को यहाँ हवा पहुंच जाएगी। ऐसे करते करते 5 जुलाई तक हवा राजस्थान तक पहुंच जाती है। ये भारत में अंतिम हवा का अंतिम पड़ाव है। तो 1 जून से शुरू होता है, 5 जुलाई तक मानसून पूरे भारतवर्ष में पहुंच चुका होता है। तो मानसून की जो अंतिम शाखा है वो 5 जून को भारत में पहुंचती है। 35 दिन के अंदर मानसून पूरे भारतवर्ष में फूट जाता है, उसे कहते हैं मानसून वर्स्ट। मानसून वर्स्ट हो गया, अब पूरे भारतवर्ष में मानसून फैल चुका है, वर्स्ट हो गया मानसून का। तो इस तरह से 1 महीने का समय लगता है जब मानसून भारत में तेजी से पूरे भारत को कवर कर लेता है। अब ये देखिए, हवाएं जब जा रही थी आगे की ओर तो इनकी डायरेक्शन ये थी। ये जाते जाते जब ये हवाएं और आगे पहुंचती हैं, देखिए यहां से ऐसे ऐसे हवाएं चल देंगी। समझ में आ रही है बात? तो जो हवा अरब सागर से ऊपर उठ रही है उसे कहते हैं अरेबियन मानसून, और जो हवा वही हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठती हैं तो बंगाल की खाड़ी का मानसून कहलाता है। हैं दोनों दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो वही है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यही है ना दोनों की डायरेक्शन।
और ये हवाएं जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो यहां से ये ऐसे मूव करती हैं, ऐसे ऐसे मूव करती हैं। तो ये इस तरह से मूव क्यों कर गई? ऐसा मूव करने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाती हैं वर्षा करती हुई चली जाती हैं तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। और अब जून के बाद जुलाई आ गया, तो जुलाई में जो सूर्य है वो कर्क रेखा से नीचे उतरना शुरू कर देगा। जुलाई, अगस्त में और नीचे आ जाएगा। जुलाई में कहाँ पहुँचेगा? 21 जुलाई को 16 डिग्री के आसपास, 23.5 से लगभग 8 डिग्री नीचे खिसका दो तो 16 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा। अगस्त में कहाँ पहुँच जाएगा? 8 डिग्री पर। ठीक, अगस्त में 8 डिग्री पर। और 23 सितंबर आते आते इक्वेटर पर। तो जैसे ही इक्वेटर पर पहुँचेगा तब तक क्या होगा कि जितना ऊपर का भाग गर्म हुआ था अब उतना ही नीचे का भाग गर्म होगा, क्योंकि इक्वेटर पर जब सूर्य होगा तो ऊपर और नीचे गर्मी समान होगी। तो कुल मिला के 21 जून से लेके 23 सितंबर तक ऊपर की गर्मी खत्म होती चली जाती है, क्योंकि सूर्य नीचे आना शुरू कर देता है, इसलिए ऊपर की गर्मी सिमटने लगती है। अब वही गर्मी नीचे की ओर बढ़ना शुरू होती है। तो धीरे धीरे ये जो लो प्रेशर बना था और ये जो हाई प्रेशर बना था, ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं प्रेशर में। और जब ये प्रेशर, ये हाई वाला अब ये लो की तरफ जाएगा और जो ये लो प्रेशर हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि सूर्य वहाँ से हट गया है तो वहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। और यहाँ जहाँ हाई प्रेशर बना था, सूर्य उसकी ओर आ रहा है तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब ये हुआ कि जहाँ लो प्रेशर बना था, मान लीजिए यहाँ 990 मिलीबार का प्रेशर था, और जहाँ हाई प्रेशर बना था यहाँ 1025 मिलीबार प्रेशर था। तो दोनों के बीच में लगभग 35 मिलीबार का फर्क था। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण हवाएं ऊपर उठ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य नीचे उतरेगा तो ये भाग जहाँ गर्मी एक्सट्रीम थी, अब यहाँ गर्मी कम होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर एयर प्रेशर बढ़ने लगेगा। 1090 से 92, 95, 1000 तक जाएगा। और ये चूँकि सूर्य इसके पास में आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो प्रेशर है ये धीरे धीरे घटना शुरू करेगा। तो ये 1025 से 1020, 1015 ऐसे करके घटेगा। ये 1000, 1005 की ओर जाएगा। ये भी ऊपर से घटते घटते 1005, जैसे ही सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा? इक्वेटर पर। जब सूर्य इक्वेटर पर होगा तो ऊपर और नीचे के प्रेशर बराबर हो जाएंगे। जब ऊपर और नीचे के प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो जो ऊपर उठने वाली हवाएं थी वो रुक जाएंगी। क्योंकि वो चल क्यों रही थी? क्योंकि नीचे और ऊपर के प्रेशर में डिफरेंस था, इसलिए चल रही थी। लेकिन जब प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो चलना बंद कर देंगी। जैसे जैसे प्रेशर इसका जो लो था, लो से हाई की ओर जाएगा और ये हाई से लो की ओर जाएगा, वैसे वैसे इनका प्रेशर डिफरेंस कम होता चला जाएगा। तो जुलाई की तुलना में अगस्त में प्रेशर डिफरेंस और कम होगा, अगस्त की तुलना में सितंबर में और कम हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस कम होने के साथ ही बारिश भी कम होती चली जाती है। और ये जो हवाएं ऊपर की ओर उठ रही थीं, अब ये वापस इधर टर्न करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि सूर्य नीचे आ गया। जब सूर्य नीचे आ जाएगा तो ITCZ खिसक के नीचे पहुंच जाएगा, और ITCZ नीचे खिसक के पहुंच जाएगा तो ऊपर से आने वाली व्यापारिक हवाएं नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगी। ये व्यापारिक हवाएं ये गई थीं, ऊपर से आने वाली व्यापारिक हवाएं जो आ रही थीं, जब ITCZ नीचे आ जाएगा तो ऊपर वाली व्यापारिक हवाएं नीचे तक आएंगी। उन्हीं व्यापारिक हवाओं के साथ साथ ये हवाएं वापस चलना शुरू कर देती हैं। ऊपर से आने वाली व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यही हवाएं वापस आने लगती हैं। जब ये हवाएं वापस आने लगती हैं तो उसे कहते हैं लौटता मानसून। यही है लौटता मानसून। लौटता मानसून क्या? जो हवाएं ऊपर गई थी वो वापस आ जाएं, वापस आए तो लौटता मानसून। तो ये लौटते मानसून की दशा भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। सितंबर के महीने तक बारिश मैक्सिमम हो चुकी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली बारिश, ये दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक प्रभावी कब तक रहेगा? ये रहेगा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इनमें दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी रहेगा। लेकिन सितंबर आते आते हवाओं की गति बहुत मंद पड़ जाती है, नीचे से प्रेशर ही नहीं मिलता। प्रेशर नहीं मिलेगा तो हवाएं मंद पड़ जाएंगी, और मंद होकर फिर ये दूसरी हवाएं जो ऊपर से आ रही थी उनके साथ चलना शुरू कर देंगी। तो ऊपर वाली हवाओं के साथ साथ नीचे आना शुरू करेंगी, उसको कहेंगे लौटता मानसून। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की शाखा उठ रही थी, एक शाखा इधर चली जाती है, कहाँ? गंगा यमुना के मैदान में, और एक शाखा चली जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, चाइना की तरफ। ऐसे दो शाखाओं में बट जाता है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून। तो ये वाली शाखा जो आगे गई थी ये तो वापस आ जाएगी लौटते समय,
लौटते समय वापस आएगी तो भारत के पार्थिव क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। चूंकि ये आ रही हैं पार्थिव क्षेत्रों से, तो ये हवाएं सूखी रहती हैं, इनमें नमी नहीं होती, समुद्र में मिलता नहीं। लेकिन ये जो शाखा जो इधर गई थी चाइना की तरफ, ये वापस आएगी चाइना से। जब चाइना से वापस आएगी तो बंगाल की खाड़ी से पानी को भर लेगी, और पानी को भरने के बाद जब ये लौटेगी तो यहाँ पर आकर तमिलनाडु में वर्षा कर देगी। तमिलनाडु में कोरोमंडल के तट से टकराती हैं लौटते मानसून। कौन सा लौटता मानसून? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटेगा तो यहाँ पर वर्षा करेगा तमिलनाडु में, इसलिए तमिलनाडु को वर्षा मिलती है। जाते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु को वर्षा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियों के पीछे, नीलगिरी, अन्नामलाई, इधर ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, तो चढ़ता हुआ मानसून इन पहाड़ियों से टकराकर इधर ही बारिश ज़्यादा कर देता है। और पर्वत के पीछे साइड में वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं। हमेशा पर्वत के जिस भाग में हवाएं टकराती हैं उसी भाग में बारिश होती है, पीछे के साइड सूखे रह जाते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती। तो तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, रेन शेडो एरिया में आता है। अभी हम जब आपको रेन पढ़ाएंगे तब और क्लियर कर देंगे रेन शेडो एरिया कैसे बनते हैं। तो रेन शेडो एरिया में आता है तमिलनाडु, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर भारत के किसी राज्य को वर्षा नहीं मिलती तो वो है तमिलनाडु। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु सूखा रह जाता है, उसको बारिश नहीं मिलती, तमिलनाडु को बारिश मिलती है लौटते मानसून से। ये जो लौटती धारा आ रही है, ये बंगाल की खाड़ी से सूखी हवाएं बंगाली खाड़ी से पानी को भरती हैं और कोरोमंडल तट से टकराकर तमिलनाडु को बारिश देती हैं। इसीलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में खूब बाढ़ आ जाती है, जम के बाढ़ आती है। यही कारण है कि ये लौटते मानसून का पानी तमिलनाडु में बहने वाली कावेरी नदी को मिलता है। कावेरी नदी को दक्षिण पश्चिम मानसून का भी पानी मिलता है और लौटते मानसून का भी पानी मिलता है। इसीलिए कावेरी नदी एकमात्र नदी है साउथ की जो 12 महीने बहती है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साउथ की कौन सी नदी 12मासी है? तो वो है कावेरी। कावेरी के 12मासी होने का कारण क्या है? उसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों की बारिश मिलती है। साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, दोनों मानसून से, चढ़ते हुए मानसून से भी और उतरते हुए मानसून से भी, दोनों से बारिश प्राप्त होती है। इसीलिए भारत में कावेरी नदी साउथ में होते हुए भी 12मासी है, उसमें 12 महीने जल प्रवाहित होता रहता है। तो ये समझ में आई बात, ये पूरा फिनोमेना समझ में आया कैसे भारत में बारिश की नीचे वाली हवाओं ने, नीचे से चलने वाली व्यापारिक हवाएं जैसे ही भूमध्य रेखा को पार की तो वो किस तरह की बन गई, उनका स्वभाव कैसा हो गया, भूमध्य रेखी पछुआ हवाएं बन गई वो, क्योंकि वो वेस्टर्लीज की तरह व्यवहार करने लगी और भारत के पश्चिमी घाट से टकरा के उन्होंने झमाझम बारिश की। यही बारिश जब ये पश्चिमी घाट को क्रॉस कर जाती हैं, चूंकि नीचे से लगातार प्रेशर पड़ता रहता है, तो यही हवाएं दक्षिण पश्चिमी घाट को क्रॉस करती हैं और क्रॉस करके फिर पूरे भारतवर्ष में फैलने की कोशिश करती हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, जहाँ जहाँ पहाड़ मिलते हैं वहाँ वर्षा करती जाती हैं। ऊपर मध्य प्रदेश में पहुँचती हैं तो पचमढ़ी के पास अमरकंटक और सतपुड़ा की पहाड़ियों से टकराती हैं, इसलिए वहाँ खूब वर्षा करती हैं। वहाँ से पहाड़ को पार करके फिर पहुँचती हैं मध्य प्रदेश के उच्च भागों में, इसलिए वहाँ कम बारिश होती है। जैसे झांसी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में छतरपुर, टीकमगढ़ जो आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, इनमें कम बारिश होती है। इसका कारण यही है क्योंकि नीचे मैक्सिमम पहाड़ हैं। नर्मदा के नीचे सतपुड़ा और नर्मदा पार करके विंध्याचल, तो सतपुड़ा फिर विंध्याचल, विंध्याचल को भी पार करना है, तो विंध्याचल को पार करते करते बहुत धीमी पड़ जाती है, इसलिए विंध्याचल के ऊपरी भागों में वर्षा कम होती है। मैक्सिमम वर्षा सतपुड़ा के निचले भागों में होती है। तो मध्य प्रदेश के निचले भागों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सतपुड़ा से टकराती हैं हवाएं। उसके बाद अगर पार कर गई तो नर्मदा घाटी को पार करके वो विंध्याचल को फिर पार करने की कोशिश करेंगे, तो विंध्याचल से टकरा के वहाँ वर्षा कर देती हैं। अब पानी उनमें बहुत कम बचता है, इसलिए विंध्याचल से पार करने के बाद उनमें पानी बहुत कम रह जाता है। यही कारण है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग सूखे रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के सूखे रहने का यही कारण है। इसके बाद अब हवाएं जो इधर गई थी, कहाँ तक गई? पंजाब तक जाती हैं। ये पंजाब में ये वाली बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून की धारा भी पंजाब तक पहुँचती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा भी पंजाब तक पहुँचती है। तो ये सारी शाखाएं पंजाब में आके मिल जाती हैं और ये दोनों का मिलन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, ये दोनों मिलती हैं एक दूसरे से नर्मदा के गंगा यमुना के मैदान में।
गंगा यमुना के मैदान में मिलती हैं और यही दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं तो पंजाब तक पहुंचती हैं। पंजाब तक पहुंचते पहुंचते बारिश लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद लौटता मानसून शुरू होता है, तो लौटता मानसून वापस से पंजाब से फिर हवाएं वापस आने लगती हैं। इसीलिए पंजाब में ज़्यादा बारिश नहीं होती, हरियाणा में ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो इन भागों को बहुत कम बारिश मिलती है। यही कारण है कि पंजाब हरियाणा पूरी तरह से इरिगेशन पर डिपेंडेंट स्टेट हैं, वहाँ सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन भागों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश मिल जाती है, जो यूरोप से उठता है एक पश्चिमी विक्षोभ, उससे थोड़ी सी 2 से 3% भारत को जो बारिश मिलती है उसका सहारा इन्हें मिल जाता है पंजाब हरियाणा को। इसीलिए वहाँ गेहूं की फसल जब पकने को होती है उससे पहले थोड़ी सी छीटा छाटी होती है, वही बारिश इनके लिए वरदान साबित होती है। जब हम इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज़ें हम सारी आपको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मैंने आज ये इसलिए समझाया क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं हवाएं पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अभी से ही वो हवाएं क्लियर हो जाएं। जब मैं भारत के बारे में पढ़ाऊंगा तब ये बात करूंगा कि ITCZ खिसकने से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य कारण क्या है? ITCZ का ऊपर की ओर खिसकाव। तो कहाँ तक खिसकता है ITCZ भारत में? गंगा यमुना के मैदान तक। गंगा यमुना के मैदान मतलब लगभग 24.5 डिग्री तक ITCZ खिसक जाता है। और ये कौन से महीने में होता है? जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में जब ITCZ मैक्सिमम ऊंचाई पर होता है तब तक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून उठता चला जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया 5 जुलाई तक आते आते लगभग पूरे भारत में फैल जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आई चीजें? तो इस प्रकार से भारत में ये मानसूनी वर्षा प्रमुख किस तरह से होती है ये हमने जानने की कोशिश की। तो ITCZ है क्या? आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे आप? ITCZ क्या है? ITCZ वो क्षेत्र है जहां पर नीचे और ऊपर की व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं, और वो क्षेत्र लो प्रेशर जोन है। और वो लो प्रेशर जोन इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य की स्थिति उसके सापेक्ष कैसी है। सूर्य जहां जहां जाता है वो लो प्रेशर जोन वहीं वहीं बनता चला जाता है। सूर्य जहां से गुजरेगा, अगर यहाँ से गुजरा तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ से गुजरा तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पहुँच गया तो यहाँ लो प्रेशर। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। वही लो प्रेशर तक दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली व्यापारिक हवाएं और उत्तरी गोलार्ध से चलने वाली व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से कन्वर्ज होंगी, इसीलिए उसे कन्वर्जेंट जोन कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। और ये जो कन्वर्जेंट जोन है ये ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है। देखिए आप, ये ऊपर वाला और नीचे वाला देखिए कन्वर्जेंट जोन है ये। इसी भाग में तो हमेशा क्या होता है? इसी भाग में ट्रॉपिकल जोन होता है, ये यानी गर्म क्षेत्र होता है। तो गर्म क्षेत्र में ही ITCZ खिसकेगा। इसका मैक्सिमम खिसकाव पार्थिव क्षेत्रों में, टेरेस्ट्रियल एरिया में, और मिनिमम इसका शिफ्टिंग कहाँ होती है? समुद्री इलाकों में। समुद्री क्षेत्र में मिनिमम शिफ्टिंग, क्योंकि समुद्री क्षेत्र आसानी से गर्म नहीं होते, इसलिए वहाँ ITCZ की शिफ्टिंग ज़्यादा नहीं होती। आप देख रहे हो उधर जहाँ जहाँ समुद्री क्षेत्र है खाली, वहाँ शिफ्टिंग सबसे कम है। और जैसे ही ये मैदानी एरिया में पहुँचा या पार्थिव क्षेत्रों में पहुँचा वहाँ शिफ्टिंग इसकी बढ़ने लगती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम शिफ्टिंग चाइना में होती है। ये पूरा ITCZ का पूरा एक फेनोमिना है कि कैसे कैसे ITCZ प्रभावित होता है। हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की विद्यार्थियों। बस यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे कि ITCZ का दक्षिणी गोलार्ध में खिसकाव केवल 20 डिग्री है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री तक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में पार्थिव क्षेत्र कम है। इसलिए नीचे वाले भागों में खिसकाव या शिफ्टिंग कम से कम होती है। क्लियर है? और यही जो शिफ्टिंग होती है ITCZ की, ये क्या करती है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे हम जब विभिन्न प्रकार के करेंट्स पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे कि अगर यहाँ बनने वाला हाई प्रेशर को कोई घटना कम कर दे तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कम हो जाता है। एल निनो का प्रभाव इसी को कहते हैं। जब हम आगे समुद्री धाराएं पढ़ेंगे उस समय ये चीज़ हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गई चीज़ें? क्लियर है ना यहाँ तक? इसकी चर्चा बार बार होगी आगे, जब भी हम पढ़ेंगे बारिश के बारे में तो हम ITCZ जरूर याद करेंगे। ITCZ को याद करके ही हम सारी घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, भारत में आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, ये मानसूनी हवाएं 6 महीने चलती हैं। कहाँ से?
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और 6 महीने चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। किन 6 महीनों में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाएंगी? 21 मार्च से, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, इसके बाद 21 जून तक सूर्य ऊपर की ओर चलेगा, 21 जून के बाद सूर्य नीचे आएगा। तो कुल मिला के 6 महीने जब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तब तक ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलेंगी। जब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलेंगी, और 23 सितंबर से 21 मार्च उल्टा हवाएं वापस आएंगी। ठीक, तो ऊपर से जब हवाएं आएंगी तो उन्हें कहेंगे उत्तर पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। जब ऊपर से आएंगी तब उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, जब नीचे से ऊपर चढ़ेंगी तब दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। तो भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से भारत में बहुत कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है अभी बताया आपको। 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रही है, और 23 सितंबर से लेके 21 मार्च ऊपर से जो लौटता मानसून आएगा उससे वर्षा होगी। तो लौटते मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। भारत में 4 प्रकार की वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 73%, लौटते मानसून से 13%, ये 2 प्रकार की होगी। फिर आएगा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, उससे होती है 2 से 3% मैक्सिमम। और फिर लास्ट में मुख्य मानसून से पहले प्री मानसून से होती है 11%। इस तरह से विद्यार्थियों 4 प्रकार की बारिश होती है भारत में। तो भारत को बारिश चढ़ते मानसून से भी मिलती है और लौटते मानसून से भी मिलती है। तो लौटते मानसून की बारिश केवल 13% है, तो उस समय ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो भारत में लौटते मानसून, तो जब भी मानसूनी हवाओं के बारे में आपसे पूछा जाए कि मानसूनी हवाएं किस प्रकार की हैं, तो आप क्या कहोगे? सीजनल विंड्स हैं। सीजनल विंड्स हैं, ये सीजन के अनुसार चलती हैं। और सीजनल विंड्स या मौसमी हवाएं कह सकते हो, क्योंकि अरेबियन शब्द है मानसून, मौसिन से बना। मौसिन मीन्स मानसून, मौसिन से बना मानसून। और मौसम शब्द है, मौसिन मतलब मौसम। तो ये मौसम अरेबियन शब्द है, उसी से मानसून शब्द बना, डेराइव हुआ उससे। तो ये जो मानसून है, ये हवाएं 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और बाकी के 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इन्हीं को कहते हैं सीजनल विंड्स। तो विंड्स 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी परमानेंट विंड। परमानेंट विंड में कौन कौन सी आ गई? ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। ये कहलाती है परमानेंट विंड, जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, उनको परमानेंट विंड कहते हैं। दूसरी आई सीजनल विंड, सीजन के हिसाब से चलती हैं। तो भारत में मानसूनी हवाएं सीजनल विंड का उदाहरण है। ये 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है। ये इनकी डायरेक्शन होती है, इनको कहते हैं सीजनल विंड। इसके बाद अब आती हैं 2 प्रकार की और विंड, जिन्हें कहते हैं थल समीर, जल समीर, लैंड ब्रिजेज और सी ब्रिजेज। तो आइए उसके बारे में हम एक चर्चा करें। इन्हें दैनिक हवाएं भी कहते हैं। दैनिक हवाएं क्यों? क्योंकि दिन में इनका रूट चेंज हो जाता है। ये 12 घंटे समुद्र से पृथ्वी की ओर और 12 घंटे पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती है। तो जितने भी पार्थिव क्षेत्र हैं आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ दक्षिणी अमेरिका की बात करूँ, दक्षिण अमेरिका की, तो ये समुद्री क्षेत्र है। दिन के समय पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी। मान लो सूर्य मकर रेखा के आसपास है, तो दिन के समय यहाँ अच्छी खासी गर्मी होगी, इन भागों में गर्मी होगी। जब इन भागों में गर्मी होगी तो इन भागों में लो प्रेशर बनेगा, ये पार्थिव क्षेत्र हो गए। और समुद्र में उतनी गर्म, समुद्र जो कि पानी ज़्यादा मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए समुद्र वाले क्षेत्र इतने गर्म नहीं होंगे, वो थोड़े इसकी अपेक्षा ठंडे होंगे। तो समुद्री क्षेत्र होंगे ठंडे, पार्थिव क्षेत्र होंगे गर्म। नतीजा क्या होगा? हवाएं कहाँ से चलेंगी? हमेशा ठंडे क्षेत्रों से, या हाई प्रेशर क्रिएट होएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी समुद्र से टेरेस्ट्रियल एरिया की तरफ, पार्थिव क्षेत्रों की तरफ हवाएं चलेंगी। तो हवा जहाँ से चलती है वहीं से नाम पड़ता है।
समुद्र से चल रही है इसलिए उसे बोलेंगे जल समीर या सी ब्रिजेस। समुद्र से चल रही है इसलिए सी ब्रिजेस, या पानी वाले भाग से चल रही हैं तो जल समीर कह देते हैं। जल समीर पानी से चलने वाली हवाएं, समुद्र से चलने वाली, इन्हीं को नाम देते हैं क्या? सी ब्रिजेस। सी ब्रिजेस, समुद्र से चलने वाली हवाएं। और दिन के समय, अब देखो ये तो हुआ फेनोमेना दिन के समय। दिन के समय पार्थिव क्षेत्र गर्म हुए, समुद्री क्षेत्र ठंडे थे। रात के समय उल्टा हो जाएगा। रात के समय क्या होगा? पार्थिव क्षेत्र जल्दी ठंडे हो जाएंगे, जो जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा होगा। पार्थिव क्षेत्र ठंडे हो जाएंगे। रात के समय ठीक उल्टा हो जाएगा। जब रात की बात आएगी तो ये वाले भाग हो जाएंगे ठंडे, ये वाले भाग हो जाएंगे ठंडे, और ये वाले भाग हो जाएंगे गर्म, ये वाले भाग गर्म हो जाएंगे। तो रात के समय स्थिति कैसी बन जाएगी? रात के समय हवाएं कहाँ से चलेंगी? ठंडे भागों से गर्म भाग की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो रात को हवाएं चलती हैं कहाँ से? लैंड से। कहाँ की ओर? पानी की ओर, तो इन्हें बोलते हैं लैंड ब्रिजेस। ठीक है, थल समीर। चूंकि स्थल खंड से चलती है इसलिए थल समीर या लैंड ब्रिजेस कहते हैं। तो ये हैं जल समीर और थल समीर। ये दिन में एक बार 12 घंटे जल समीर और 12 घंटे थल समीर, ऐसा होगा। तो इस तरह से ये एक चक्र बन जाएगा। तो जल समीर और थल समीर के बीच में एक साइकिल बन जाता है। तो ये दिन में एक बार ही घटना होती है, 12 घंटे में चेंज होती है, शिफ्टिंग होती है हवाओं की। इसीलिए इन्हें दैनिक हवाएं कहते हैं। यानी दैनिक हवाएं मतलब ये डेली ब्रिजेज हैं, रोज चलने वाली हवाएं हैं। तो 12 घंटे कहाँ से? समुद्र से पार्थिव क्षेत्रों की ओर, और 12 घंटे पार्थिव क्षेत्र से समुद्र की ओर। ये घटना हर जगह होगी, केवल यही नहीं, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, हर जगह जहाँ समुद्र और पार्थिव क्षेत्र एक दूसरे के पास में हैं वहाँ रोजाना इस तरह की घटनाएं घटित होंगी। इनको कहेंगे जल समीर और थल समीर। इसके बाद अब आती हैं पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर यानी माउंटेन ब्रिजेस, घाटी समीर यानी वैली ब्रिजेस। तो दिन, अब जरा सोचिए, दिन के समय घाटियाँ यानी गहरी घाटियाँ वो ज़्यादा गर्म होंगी या पर्वत गर्म होंगे? पर्वत खुले हुए हैं ऊपर की तरफ, तो सूर्य का प्रकाश पर्वतों में ज़्यादा पहुँचेगा, तो पर्वत दिन के समय गर्म हो जाएंगे, और घाटियाँ दिन के समय ठंडी रहेंगी। तो घाटियों में जो हवा होगी वो वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, पर्वतों के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा। नतीजा क्या होगा? हवाएं घाटी से पर्वत की ओर चलेंगी, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी। तो जब घाटी से चलेंगी तो उन्हें घाटी समीर बोलेंगे, यानी वैली ब्रिजेस बोलेंगे। जहाँ से चलेगी वहीं से नाम पड़ेगा। तो घाटी समीर बोलेंगे, तो घाटी समीर कब चलेंगे? दिन के समय। दिन के समय घाटी समीर, और रात के समय क्या होगा? रात के समय माउंटेन जल्दी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वो खुले हुए भाग हैं, अपना रेडिएशन आराम से कर देंगे। तो रात के समय माउंटेन बहुत ठंडे हो जाते हैं और घाटियाँ गर्म रहती हैं। इसीलिए हवाएं कहाँ चलेंगी? ऊपर से नीचे की ओर लुढ़कना शुरू कर देंगी, पर्वत से घाटी की ओर चलेंगी। तो रात के समय पर्वत समीर चलते हैं, माउंटेन ब्रिजेस चलते हैं, और दिन के समय वैली ब्रिजेस चलती हैं। ये दोनों में बेसिक फर्क है। क्लियर हुआ? तो अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी ब्रिजेज हैं जो दिन के समय चलती हैं। और ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? ऑप्शन में दिया जाएगा लैंड ब्रिजेज, सी ब्रिजेज, माउंटेन ब्रिजेज और वैली ब्रिजेज। ये चारों ऑप्शन रहेंगे, यानी पर्वत, माउंटेन, वैली, लैंड एंड सी। ये 4 प्रकार के आपको ये दे दिए जाएंगे। कूट 1, 2, 3, 4 परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सी ब्रिजेज ऐसी हैं जो दिन के समय चलती हैं। तो दिन के समय चलने के लिए क्या चाहिए? अगर दिन को चलना है तो कौन सी चलेंगी? माउंटेन और वैली की बात करेंगे तो दिन के समय कौन ज़्यादा गर्म रहेगा? माउंटेन। वैली रहेंगी ठंडी, तो ठंडे भाग से गर्म भाग की ओर हवाएं चलेंगी, तो दिन के समय कौन सी चलेंगी? वैली, ये चलेगी दिन में। अब आओ नीचे, लैंड और सी में से दिन के समय कौन ज़्यादा गर्म हुआ? पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा गर्म हुए।
समुद्री क्षेत्र उतने गर्म नहीं हुए, तो हवाएं पार्थिव क्षेत्र से समुद्री क्षेत्र की ओर चलेंगी। तो पार्थिव क्षेत्र से समुद्र की ओर चलेंगी तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे लैंड ब्रिजेज। ये चलेंगी दिन में, ठीक। तो दिन में चलेंगी वैली ब्रिजेज और लैंड ब्रिजेज, और रात को चलेंगी माउंटेन ब्रिजेज और सी ब्रिजेज। इस प्रकार से प्रश्न विद्यार्थियों बनते हैं। तो हमने आज कौन कौन सी हवाएं पढ़ ली? हमने आज पढ़ ली सीजनल विंड्स, डेली विंड्स, दैनिक हवाएं, और साथ में ITC जेड। ये हमने तीन प्रकार की चीज़ें पढ़ ली। तो इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे अब बनना चाहिए। क्लियर है? इनको पढ़िए आप घर पर जाकर। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे, और प्रश्न नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए विद्यार्थियों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप लोग पढ़ के आइए, और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताऊँगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप अपना पर्सनल नंबर देंगे तो नंबर पे भी मैं फ़ोन करके बता दूँगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा वीडियो आप देखिए, समझिए, और डाउट हो तो आप पूछिए। आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हुए हो, कोई डाउट हो तो अगले दिन पूछिए आप। हमें लगना तो चाहिए आप पढ़ के आए हो। कभी कोई डाउट ही नहीं पूछते तो समझ में नहीं आता कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं। फिर कभी कभी लगता है शायद मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। खुशी की बात है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे तो सब समझ में आ रहा है आपको। टेस्ट होगा आपका संडे के दिन, तो टेस्ट के लिए आप तैयार रहें। अगर इसी संडे अब जो आएगा उसमें टेस्ट होगा आपका। मैंने बोला था हर 2 सप्ताह बाद टेस्ट हुआ करेगा, तो अगले टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। ओके विद्यार्थियों, जय हिंद।